नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ योग विषय में जो हमारा एग्जाम हुआ है, जिसका कोड 100 है। उसका पेपर 21 जून 2023 को हुआ था। उसमें आज हम पार्ट 4 करेंगे, जिसमें 31 से लेकर के 40 तक क्वेश्चंस को डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। यदि आपने इससे पहले के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन ओपन कीजिए। वहां पर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड। तो उसमें जितने भी आज तक के पीवाईक्यूज हैं वो सारे के सारे आपको डेप्थ में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 4। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ के अंतर्गत योग विषय में अपना एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप अभी एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको हम पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाते हैं पेपर 2 और पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको स्पेशल रिकॉर्डिंग पूरे सिलेबस की, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, क्विजेस, क्वेश्चन आंसर आप खुद कर सकते हैं 24/7, कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं। टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज अरेंज किए गए हैं। और साथ में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है डेप्थ में एनालिटिकल वीडियोस आपको मिल जाती है, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है एग्जाम का, वो सारा का सारा इसमें मिल जाता है। ये 1 साल की फीस जो है 12,000 रुपीज है, इसमें आपको मिल जाता है। इसके साथ में यदि आप पेपर 1 भी करने के इच्छुक है तो पेपर 1 हम आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करवाते हैं। तो ये जो है सभी पेपर्स के लिए कॉमन होता है, चाहे आपका कोई भी पेपर है सबके लिए कॉमन होता है, चाहे योग है, संस्कृत है या इसके अलावा कोई पेपर है। तो आपके कोई अन्य जानकार है उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो पेपर 1, जिसमें आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग और क्विजेस इसमें भी मिलती है। तो ये तीनों चीजें मिल जाती है। ये आपको 12 मंथ्स के लिए ओनली 5,000 रुपीज में, 5,000 रुपए में 5K में अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अपना कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी क्वायरी सोल्व हो। सबसे पहले पार्ट 4 में 31 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे, जिसकी क्वेश्चन आईडी सामने दी गई है। प्रश्न है हानम एशाम क्लेशवद उत्तम, ये किस चीज से संबंधित है? तो दोस्तों यहां पर मैं बार बार कहता हूं कि योग सूत्र के जो सूत्र हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, तभी आपका एग्जाम में योग सूत्र से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सही होने की उम्मीद है। क्योंकि एग्जामिनर जब भी प्रश्न बनाता है तो वह पूरी कोशिश करता है कि 195 जो सूत्र हैं उनमें से ही क्वेश्चन बनाया जाए। तो हानम एशम क्लेशवद उक्तम का मतलब होगा यहाँ पर संस्कारों से। कैसे? आप 4th अध्याय का 27 नंबर सूत्र पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तच्छित्रेषु प्रत्यंतराणि संस्कारेभ्यः, कहते इन संस्कारों में कहते क्या होता है, अंतराने लगता है विवेक में आने से। और फिर 4/28 जो ये प्रश्न है, हानम एशाम क्लेशवद उत्तम, ऊपर संस्कार की बात की और फिर नीचे कहते हैं कि इनका नाश हान हो जाए। कहते कैसे? जैसे क्लेशों के बारे में हमने बताया था, वैसे कहते इन संस्कारों का कहते उपाय हो जाएगा। हानम एशम क्लेशवद उत्तम मतलब संस्कारों के बारे में ये बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। तो 27 से जोड़ करके 28 सूत्र होता है, तो उससे ये प्रश्न बना है। तो आप अगर कंटिन्यूअसली आपको सूत्र याद नहीं है तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सीक्वेंस में आपके योग सूत्र बहुत जरूरी है याद होना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बात ये ध्यान रखना, 4th अध्याय में टोटल सूत्र कितने हैं एग्जामिनर कल को पूछ सकता है। 4 में 34 है। नाम क्या है? कैवल्यपाद है। कैवल्यपाद। ऐसी बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यहां पर प्रश्न पूछा गया है शिव संहिता में शिव एवं शक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी भी ग्रंथ में चले जाएं आप, शिव और शक्ति ये दो हटियों के ग्रंथों में मुख्य चीजें रहती है। शक्ति बोले तो कुंडली को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस रूप में, और शिव जो है हमारा बिंदु के रूप में रिप्रेजेंट होता है, बिंदु के रूप में। और शक्ति की बात करें तो रज के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रत्येक ग्रंथ की कहानी है। यहां पर आपसे पूछ लिया है स्पेशली फोकस करके कि बताओ जी यहां शिव संहिता में क्या कहा गया है। आपसे किसी भी ग्रंथ के आधार पर पूछा जाए, शिव और शक्ति का मीनिंग हमेशा यही दो रहते हैं, अर्थ ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर बिंदु और रज, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये शिव संहिता में कहां मिलेगा? तो प्रथम अध्याय है उसके 100वां श्लोक है, उसमें आपको ये चीजें मिलने वाली है। तो इसी के साथ में आपको और बातें पता होनी चाहिए कि शिव संहिता में अध्यायों के नाम क्या है? पटल है, पटल बोला गया है। और उन पटलों की संख्या कितनी है? 5 पटल है। 5 पटल, अध्याय को पटल बोला गया है। प्रत्येक अध्याय में क्या क्या विषय वस्तु है वो आपको अच्छे से पता हो
दूसरी बात मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जामिनर जो क्वेश्चन घुमाने की संभावना है कि शिव संहिता के राइटर कौन है, लेखक कौन है, अज्ञात है, इसके राइटर कोई नहीं है, मतलब नहीं है, कहीं पर भी पुस्तक में इतनी सारी प्रकाशक हैं, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है कि इसके राइटर एक्चुअल में कौन है, शिव संहिता के जो श्लोकों को राइट डाउन किया है वो, तो या तो अज्ञात है, या फिर अगर दूसरा ऑप्शन बनता है, एग्जाम में ऐसी सिचुएशन बनती है कि कौन है, ऐसा कोई सूचीबद्ध करना या मिलान करने लायक होगा, तो राइटर कौन कहलाएंगे, शिव, भगवान शिव स्वयं कहलाएंगे, है ना। कभी कभी ऐसा बन जाए कि निम्न में से बताओ भगवान शिव द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, वैसे तो हमें पता है कि भगवान शिव इतनी बड़ी आदि देव हैं, वो क्यों रचना करेंगे किसी भी ग्रंथ की, ना, कोई लिपिबद्ध नहीं करेंगे, उनकी तो लिपि से परे है, उनकी जो शक्ति है लिपियों से ऊपर है। परंतु क्योंकि प्रश्न हमारे नेट जेआरएफ का है, सवाल है ये, तो उस रूप में मे भी या तो अज्ञात या फिर भगवान शिव इनके राइटर माने जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी बिंदु और रज, ये राइट आंसर हो जाएगा। कल को ये प्रश्न किसी और रूप में आ सकता है, आप प्लीज इसको नोट कर लेंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। यहां पर आपको सूचीबद्ध करने के लिए दिया गया है, सबसे इजी प्रश्न है ये, इससे इजी कुछ होता ही नहीं है। तो जैसे यहां बात किया जाए तो मूलबंध का संबंध हमेशा ही मूलाधार यानी एनएस पार्ट से होता है, और बात करें उद्यान बंध, उद्यान का हमेशा ही पेट यानी उदर से होता है, एब्डोमिन जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में भी दिया गया है प्रश्न साथ में। और अगर बात करें जिह्वा की, तो जिह्वा बंध कैसे होता है, जैसे खिचड़ी में हम पीछे जीभ को कर लेते हैं, जिह्वा और तालू का मेल लगा लेते होते हैं, तो वैसे जिह्वा बंध होता है। और जालंधर बंध की बात की तो जालंधर बंध कहां से होता है, ठुड्डी से होता है, गले से होता है, मतलब थ्रोट को आगे की तरफ टाइट कर लेते हैं, तो हमारा जालंधर बंध लग जाता है। तो यहां पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें बी का राइट ऑप्शन 1 होगा, ए का 3 और सी का 4 होवे, डी का 2 होवे, ऐसा जहां पर भी होगा वो राइट हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस है, कभी भी आपको बंध की सीक्वेंस पूछे तो बंध की सीक्वेंस हमेशा नीचे से ऊपर काउंट करते हैं। हमें चक्रों की बात की जाए या बंधों की बात की जाए या 16 आधारों की बात की जाए, किसी भी चीज की बात करेंगे तो नीचे से काउंटिंग स्टार्ट होगी प्रथम नंबर और ऊपर तक एंड जाएगी। तो जैसे इसमें कल को पूछ ले सीक्वेंस क्या है, तो मूल बंध सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर उद्यान कहेंगे, तीसरे पर जालंधर कहेंगे, और चौथे पर अगर बात की जाए तो जिह्वा बंध, जालंधर से भी ऊपर जिह्वा बंध, ऐसे सीक्वेंस बनेगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ऊपर से नीचे आएंगे तो जिह्वा जालंधर उद्यान मूल बंध होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इस प्रकार से सीक्वेंस हो जाएगी, मूल बंध उद्यान जालंधर और जिह्वा। ये वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। यहां पर हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिस, एक पुस्तक है, उसके आधार पर हमसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसमें जो है योगा सीक्वेंस हमें चूज करनी है, जो हमें स्टेप्स दिए गए नीचे उनके आधार पर गुड क्वालिटी योगा लेसन प्लान है, उसका जो है हमें सीक्वेंस बतानी है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आप इंडिविजुअल सीखते हैं, जैसे आप क्लास में अगर बात करें तो किसी को कल को डेमोन्स्ट्रेशन देना है आप लोगों को, तो सबसे पहले आप जो अलग अलग बच्चे हैं उनके आसन अच्छे अच्छे होने चाहिए, फिर आप जाके ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे। तो इंडिविजुअल हमेशा पहले आएगा, उसके बाद में ग्रुप प्रैक्टिस आएगा, उसके बाद में हमेशा ग्रुप आएगा। तो यहाँ पर ये देखो, सी पहले आना चाहिए, डी पहले आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन कहां पर है वो आपका राइट होगा, बाकी ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे। तो सी और डी लगभग सभी में ऑप्शन में राइट है, एक ही जगह पर है, सी के बाद में डी आ रहा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप कभी योगा टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं कि मुख्य बिंदु क्या है, क्या क्या चीजों पर आपको ध्यान रहे, सैलिएंट पॉइंट्स, सैलिएंट पॉइंट्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि आप सबसे पहले उसके मुख्य बिंदु बताते हैं। हालांकि ये सारी चीजें आपके बुक में मेंशन्ड है, क्या क्या सीक्वेंस है, आप जब बुक ओपन करेंगे तो उसमें लास्ट में आपको दिख जाएगा। मुख्य बिंदु पर आप सबसे पहले चर्चा करेंगे, तो ए आपका सबसे पहले होना चाहिए और सी डी एक साथ होना चाहिए कहीं भी हो। तो ए सबसे पहले ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 4 में है। अपना ये जो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बीच में अगर हम बाकी बातें करें तो जैसे एडवांटेज, इस ग्रंथ के अनुसार जो हमें ऑप्शन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमारा एडवांटेज वाला ऑप्शन है वो यहां पर आएगा, एडवांटेज फायदे, ठीक है। और बात की जाए तो नेक्स्ट ए हो गया, ए के बाद में क्या आएगा, ई आएगा, एज पर जो ऑप्शन का सीक्वेंस दिया गया हमें, तो इसमें डूज एंड डोंट, ठीक है, कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको सीक्वेंस इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको मिलान करनी है। ध्यान रखिएगा कि आपका कल को प्रश्न बदलेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन भी बदल सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऊपर नीचे सीक्वेंस हो सकती है। ये जो हमें प्रश्न दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर सीक्वेंस की बात करें तो ऐसे होगा, सबसे पहले मुख्य बिंदु अपनाएंगे,
और फिर सी और डी इकट्ठे ही होने चाहिए, तो सी और डी लास्ट में इकट्ठे कर रखे हैं। और यहां पर ए जो है सबसे पहले रहेगा, मुख्य बिंदु पर आप सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आज हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे ये चीजें होने वाली है। मुख्य मुख्य बिंदु बता दी कि हम ताड़ासन करेंगे, ताड़ासन जो ताड़ के समान है वगैरह वगैरह। ताड़ासन में क्या करना और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट बता देंगे। सबसे पहले तो नहीं बताएंगे ना डूज एंड डोंट, कोई आसन है चक्रासन करना है किसी को तो सबसे पहले नहीं बताने वाले, पहले तो ये बताएंगे चक्रासन है क्या, साइलेंट पॉइंट बता दिए, उसमें कहां पर प्रेशर है, फिर अब करना किसको और करना किसको नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज को चक्रासन नहीं करना है सपोज, ऐसी ऐसी हम बातें करेंगे, ठीक है, डूज एंड डोंट। फिर उसके बेनिफिट क्या है उसमें बात कर लेंगे, और फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस करवाएंगे एक एक को, और ग्रुप प्रैक्टिस, ऐसे कर सकते हैं। अगर कल को क्वेश्चन आंसर की बात आई तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है हमेशा ही प्रैक्टिस के लास्ट सेशन में रखा जाता है, लास्ट में, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। ऐसी छोटी छोटी बातें आप नोट कर लेंगे, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होता है। आगे चलते इसी प्रश्न के साथ में, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 100073। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। प्रश्न में बात की गई है अल्फा बीटा डेल्टा थीटा। ये क्वेश्चन एज यूजुअल आता ही रहता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर प्रश्न को रटने से जरूरी है कि आपको इनके फ्रीक्वेंसी के पता हो। तो जैसे एक होती है गामा, गामा के बाद में आप बात करें तो एक सीक्वेंस याद रखेंगे बैट, BAT बैट, डांसेस D ऐसे रख लेंगे। तो ये क्या है, सीक्वेंस है, फ्रीक्वेंसी हाई से लोअर की ओर है। यहां इस साइड में हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इधर जैसे जैसे जाते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी होती रहती है। और ब्रेन में जितनी कम फ्रीक्वेंसी आएगी ये समझ लीजिए कि आपका ब्रेन उतना शांत है, और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स निकल रही है ब्रेन से तो उतना अशांत है। ब्रेन वेव्स को मेजर करने के लिए क्या होता है, EEG होता है, EEG इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम जिसको बोलते हैं। तीन शब्द हैं, एक EMG है, EMG की बात करें तो इलेक्ट्रोमायोग्राम होता है, मायो मतलब मसल्स को मेजर करने का, मसल्स की मूवमेंट को, मसल में क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है उसको। एक होता है EOG इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राम, ओक्यूलो मतलब ओक्यूलोमोटर होती है, आईज के अंदर नर्व होती है, थर्ड नर्व, तो आईज की मूवमेंट को मेजर किया जाता है EOG। जब नींद में सो रहे होते हैं तो आईज हमारी घूमने लगती है, ज्यादा रैम निद्रा में जाते हैं तब, जिनको निद्रा का टॉपिक पता है। एक होता है ECG होता है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो हार्ट के लिए होता है। तो ये तीन ई से ही है सारे सारे, थोड़ा सा इनकी वर्डिंग आप ध्यान रखें। EEG एनसेफेलोग्राम, एनसेफेलोन मतलब रूट वर्ड आता है ब्रेन के लिए, तो ब्रेन को मेजर किया जाता है इसमें EEG में, ब्रेन वेव्स को एक्चुअल में। तो यहां पर अगर इनकी फ्रीक्वेंसी देखें तो गामा की सबसे ज्यादा है, कितनी है, लगभग 30 हर्ट्ज से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है। बीटा की बात की तो लगभग 13 से लेकर के 30 के बीच की आसपास की बताई जाती है। अल्फा की बात की जाए तो लगभग कहते हैं 8 से 12 हर्ट्ज के आसपास की वेव्स होती है। थीटा की बात की जाए तो 4 से 8 हर्ट्ज के आसपास होती है। डेल्टा की बात की जाए तो 4 से कम की हर्ट्ज, मतलब 1 से लेकर के 4 के बीच की जो हर्ट्ज है वो सारी डेल्टा के अंतर्गत आती है। तो अब आपका ब्रेन सबसे शांत कब होगा, सबसे बेस्ट सिचुएशन में सबसे शांत है, जिसको आप कोमा बोल सकते हैं कि कोमा में चला गया या बिल्कुल समाधि में चला गया, शून्य हो गया, तो डेल्टा में होने वाला है, डेल्टा में। डेल्टा को हम कई नामों से जानते हैं, डीप स्लीप बोलते हैं, डीप स्लीप, या स्लो वेव स्लीप, स्लो वेव स्लीप बोलते हैं, या इसको हम समाधि की चरम अवस्था बोल सकते हैं कि जैसे असंप्रज्ञात समाधि, जिसको बाहर से कुछ भी लेने देने, ब्रेन बिल्कुल शून्य, ना अंधकार ना प्रकाश, कुछ भी नहीं वहां पर, तो वो वाली चीज डेल्टा। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखो, अब जागेगा कब व्यक्ति, सबसे ज्यादा नींद कभी नहीं आएगी उसको जब गामा वेव्स निकलेंगे, कभी सो ही नहीं सकता व्यक्ति, चाहे कुछ हो जाए, मरने को मर जाएगा व्यक्ति, कोई भी पशु वगैरह, गामा वेव्स निकलेगी पर वो सो नहीं पाएगा कभी भी। बीटा में थोड़ा सा परेशानी रहेगी, हम जैसे जीवन में एग्जाम में जब आप बैठे हो तो बीटा वेव्स निकलेगी, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे, जागृत अवस्था में होते हैं, पूर्ण ज्यादा एक्टिविटी कर देता है ब्रेन हमारा। अल्फा में थोड़ा सा रिलैक्स होने लगता है ब्रेन, शांत होने लगता है। फिर थीटा में और ज्यादा शांत हो जाता है, मतलब नींद सी आ जाती है। और फिर डेल्टा में तो डेप्थ में चले जाते हैं, डीप स्लीप में। इस प्रश्न के लिए अगर हम देखें तो डेल्टा की बात की है, डेल्टा डेल्टा आएगा डीप स्लीप, और डीप स्लीप मतलब इतना डीप स्लीप कि उसमें आप जीरो हो जाए, और जीरो कब होते, कोमा में, बिल्कुल कोमा में, बिल्कुल कोमा में चला जाएगा डीप स्लीप, ठीक है। तो एक तरह से सी का 2 ही होगा और कोई उत्तर नहीं हो सकता। तो इस आधार पर ध्यान दीजिए, एग्जाम में ऐसा प्रश्न है तो इस आधार पर डी का जो है आप देखिए सी का 2 ही हो सकता है, सी का 2 जहां पर नहीं है वो उत्तर नहीं होने वाला, ऐसे हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया। और बात करें तो बीटा, बीटा में क्या होगा, जो बीटा है उसमें आप शांत नहीं होने वाले, आप नॉर्मल एक्टिविटीज करेंगे, आपको थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकल रही है बीटा में, आप देख पा रहे होंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकल रही है, तो रेगुलर मेंटल एक्टिविटीज और स्ट्रेस थोड़ा सा बना रहेगा। बी का 1 ही होगा, तो बी का 1 हो, ये ऑप्शन नंबर ओनली 1 है। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में कम टाइम में इन चीजों को सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम में बिल्कुल कम टाइम में इन चीजों को आप सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर आ गया। एक और बातें करें यहां पर, तो अल्फा वेव्स, अल्फा क्या होती है, बीटा से थोड़ी सी कम वाली होते हैं,
तो इसमें रिलैक्स होंगे और परंतु जागे हुए होंगे, रिलैक्स एंड वेकफुल स्टेट होगी, रिलैक्स एंड वेकफुल। थीटा की बात कीजिए तो थीटा कौन सी होगी, थोड़ी सी डीप रिलैक्सेशन और डीप स्लीप की बात होगी, यानी ये मेडिटेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा इस प्रकार से थीटा में। तो कल को प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि मेडिटेशन के लिए वेव्स कौन सी है, तो मेडिटेशन वाली वेव्स आपकी बीटा और गामा को छोड़कर के तीनों मेडिटेशन में काम आती है। अल्फा आपकी मेडिटेशन के स्टार्टिंग में फेज में होती है, थीटा आपकी मेडिटेशन जब चरम पर होने लगता है तब होता है, और डेल्टा जब मेडिटेशन का सबसे फाइनेस्ट पार्ट होता है, जहां पर आपने मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन का सबसे उच्चतम पार्ट क्या होता है, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान का सबसे उच्चतम सीढ़ी क्या है, मंजिल समाधि, मतलब समाधि में पहुंच गए या फिर कोमा में पहुंच गए एक तरह से, ठीक है, अगर एनाटॉमिकली हम बात करें तो ये शब्द होता है। तो ये मेडिटेशन के लिए तीनों बेस्ट सीक्वेंस रहेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे दिमाग आपका शांत होता जाएगा। तो कल को ऐसे ही प्रश्न आया था कि मेडिटेशन के लिए कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं है, तो इनमें से बेस्ट थीटा रहेगी या अल्फा रहेगी। अल्फा ऑप्शन में तो अल्फा, अदरवाइज थीटा सबसे बेस्ट है, थीटा को ही ध्यान के लिए सबसे बेस्ट मानते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, मेडिटेशन के प्रारंभ में कौन सी है, अल्फा, एंड में कौन सी है, थीटा, ठीक है, और गहन बिल्कुल समाधि की अवस्था में डेल्टा जाएगी, हालांकि इसको फ्रीक्वेंसी को मेजर नहीं किया जाता, ये शून्य हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है, इसको कोमा के लिए डिनोट करते हैं। तो ये शब्द आप एज इट इज याद रखेंगे, इनसे कल को प्रश्न अलग से पूछा जा सकता है कि डीप रिलैक्सेशन अथवा डेप्थ स्लीप या स्लो वेव स्लीप के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती है, इसमें ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे चले बात नेक्स्ट प्रश्न पर अगर चर्चा करें हम, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। यहां पर पूछा गया है हठ योग प्रदीपिका और गेरण संहिता दोनों ग्रंथों में सामान्यतः उल्लिखित योगासन, मतलब दोनों में कॉमन योगासन दोनों बुक्स में जो मिल जाए ऐसे कौन से आसन है। जैसे अगर बात की जाए तो हठ प्रदीपिका वाले सारे आसन हमें गेरण संहिता में एज इट इज देखने को मिलते हैं। हठ प्रदीपिका में कितने आसन हैं, अगर बात की जाए तो 15, पैसे हठ प्रदीपिका, पैसे प्रदीपिका, पैसे 15 आसन, 15 आसन। गेरण संहिता में बात की जाए तो इसके दोगुने हो जाते हैं, 30 दून और 2 32 हो जाता है। गेरण संहिता में 32, 32, 15 माने एक तरह से 16 करके अगर 32 करेंगे तो ऐसे ध्यान रखेंगे, दोगुने प्लस में 2 है, दो गुना प्लस 2, ऐसा याद रखना है, मतलब प्लस इंटू 2 और प्लस 2, ऐसे मिस्टेक मत करें आप, ठीक है। यहां पर कॉमन कौन से हठ प्रदीपिका में जो है वो सारे सारे गेरण संहिता में मिलेंगे। तो हठ प्रदीपिका में क्या आपको मयूरासन मिलता है, बिल्कुल है। क्या कुक्कुटासन मिलता है, बिल्कुल है। मत्स्यासन गेरंड में है परंतु हठ प्रदीपिका में नहीं है। सिंहासन भी हठ प्रदीपिका में है। तो उत्तर क्या होगा, ए, बी और डी जहां पर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ए बी डी ये दोनों में कॉमन आसन है। बाकी के आसन गेरंड संहिता में तो मिलते हैं परंतु इसमें नहीं है। कल को प्रश्न क्या आएगा कि बताइए ऐसे आसन चूज कीजिए निम्नलिखित प्रश्न में से, ये सेम ऑप्शन रहेंगे, ऐसे आसन बताइए जो गेरंड संहिता में हो परंतु हठ प्रदीपिका में ना हो। तो उस समय ए बी डी को छोड़ करके आपके बाकी के जो मत्स्यासन वक्रासन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गेरंड संहिता के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये छोटा सा आपको बात ध्यान रखनी है। इसी के साथ में आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए प्राणायाम कौन कौन से किस किस में है। हठ प्रदीपिका और गेरंड संहिता दोनों में 8-8 कुंभक है। हठ प्रदीपिका की खासियत है 8 कुंभकों में जो एकमात्र पलाविनी है वो पलाविनी मात्र और मात्र हठ प्रदीपिका में अवेलेबल है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। गेरंड संहिता में संहिता, संहिता के नाम से सहित कुंभक है जो वो केवल और केवल गेरंड संहिता में दर्ज है 8 कुंभक के अंतर्गत, वो नहीं है कहीं और। ऐसी सेम और क्या नहीं है, गेरंड संहिता में बात की गई है सहित कुंभक की, तो हठ प्रदीपिका में प्लावनी की बात की गई है। गेरंड संहिता में केवली को भी 8 के अंतर्गत काउंट कर लिया है, हठ प्रदीपिका में केवली को 8 में नहीं काउंट किया। ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। गेरंड संहिता में केवली की जगह जो ली है वो किसने ली है, एक तरह से शीतकारी को रिप्लेस कर दिया। शीतकारी जो है मात्र और मात्र किसमें है, हमारे हठ प्रदीपिका में है, गेरंड में नहीं है, ऐसे बात ध्यान रखेंगे। तो प्लावनी पूरे ग्रंथों में से केवल प्रदीपिका में है, गेरंड संहिता पूरे ग्रंथों में से 8 कुंभकों में से सहित जो है वो गेरंड संहिता में है। बाकी शीतकारी जो है हमें गेरंड में नहीं मिलता और केवली जो है हठ प्रदीपिका में नहीं मिलता। अष्ट कुंभक के अंतर्गत, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, 8 कुंभक के अंतर्गत, बाकी बिखरी हुई अवस्था में हमें जरूर मिलते हैं कुंभक, अष्ट कुंभक में ये ऐसा ही दर्ज है। बाकी आपको सीक्वेंस इनकी पता होनी चाहिए 8 कुंभकों की। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। यहां पर वर्धित प्लीहा एवं चरम विकारों के निवारण हेतु उचित अभ्यास के अंतर्गत इनमें से कौन सा है। ऑप्शन आपको दिए गए जिससे यह मालूम होता है कि यह क्वेश्चन गेरंड संहिता से लिया गया है, गेरंड संहिता से यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले यह क्लियर होना चाहिए कि गेरंड संहिता में षटकर्मों का वर्णन किया गया है और वहां पर षटकर्मों को बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। तो अंतर्धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन, ये सीक्वेंस है धोती की 4, कल को सीक्वेंस ही पूछ सकते हैं।
इन्हीं के कुछ पार्ट है, अंतर्धोती के कुछ पार्ट है, जिसमें हम कहते हैं एक वातसार है, एक वारीसार है, एक वहनीसार है और एक बहिष्कृत है। इन सभी चारों धोतियों के कुछ खास प्रकार, कुछ खास लाभ नहीं बताए गए। सिंपल सिंपल सी बातें की गई, जठराग्नि आदि प्रदीप्त होगी, देह निर्मल कारक होगी, ऐसा ही कुछ लाभ है, कुछ खास विशेष नहीं है। आप एक बार देख लेंगे इनको। दंत धोती की बात की जाए तो दंत धोती के मुख्य रूप से 5 प्रकार है, जिनमें अगर आप देखें तो सबसे पहले दंत मूल होता है, दंत मूल, फिर जिह्वा मूल है, 2 हो गए। तीसरे और चौथे नंबर पर, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पर दोनों क्या है, कर्णरंध्र है, एक बायां और एक दायां। तो तीसरा और चौथा कर्णरंध्र है। और पांचवा जो है, पांचवा जो कहते हैं कपाल रंध्र, कपाल रंध्र। यहां पर एक बात नोट करेंगे कि दंत धोती के शब्द अगर देखें तो दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र 4 शब्द हैं। बट तीसरा और चौथा जो कर्णरंध्र है वो दायां बायां के हिसाब से हमारे 5 टोटल हो जाते हैं प्रकार। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि दंत धोती के कितने प्रकार है तो आपका उत्तर होगा हमेशा 5। ये शब्द ध्यान रखेंगे। हृदय धोती की बात करें तो 3 प्रकार है हृदय धोती के, दंड वमन वाससा। क्या है शब्द, नाम नोट रखेंगे, दंड धोती, वमन धोती और वाससा शब्द करते हैं संस्कृत में यूज, जिसका मतलब है वस्त्र धोती से, वस्त्र धोती से। मूल शोधन का कोई प्रकार नहीं है। मूल शोधन एनएस की सफाई करना और उंगली को जो है एनएस में प्रवेश करवा के, या पीत मूल दंड होता है हल्दी का डंठल, उससे जो है एनएस की सफाई करते हैं। इस प्रकार से ये चारों धोतियों का वर्णन। यहां पर आप ध्यान रखेंगे वर्धित प्लीहा और चर्म विकारों का। हठ प्रदीपिका की अगर बात करें तो वहां पर भी ये सेम आता है। एक धोती है, धोती का वर्णन वहां किया गया है। वस्त्र धोती के बारे में बताया था, कहते हैं 4 अंगुल चौड़ाई हो जिसकी, और 15 हाथ जिसकी लंबाई हो, लेंथ बताई गई है, और ब्रेथ 4 अंगुल बताई गई है, अंगुल और हाथ, ये दोनों वर्ड याद रखेंगे। कहते हैं उसे धीरे धीरे खाना है अंदर और फिर वस्त्र को निकाल देना है, और उससे क्या होगा, कहते उससे कास, श्वास, प्लीह और कुष्ठ, कुष्ठ बोलते हैं चर्म रोगों को, चर्म रोग कहते हैं, और कफ रोगांश विंशति, और कफ रोग ठीक होते हैं, 20 प्रकार के कफ रोग ठीक हो जाते हैं कहते हैं इससे। ये चर्चा वहां देखने को हमें मिलती है हठ प्रदीपिका में। तो हठ प्रदीपिका में किसके बारे में मिलती है, एक तरह से वस्त्र धोती के बारे में। तो यहां पर भी जो है वर्धित प्लीहा बोले तो प्लीहा रोग, और चर्म विकार मतलब तो कुष्ठ, जो स्किन डिजीज आदि है, तो उनका जो है कहते लाभ किससे होगा, तो गेरण संहिता भी सेम ही बात करी। तो वस्त्र धोती देखो कहां पर है, वस्त्र धोती वाससा को बोलते हैं वस्त्र धोती, और वस्त्र धोती में ही यहां पर हृदय धोती के अंडर में ये बात आती है। तो दंड वमन के बारे में चर्चा नहीं है, वस्त्र के बारे में। तो यहां पर इन्होंने ओवरऑल एक चर्चा कर दी है, ओवरऑल बताइए। तो हृदय धोती है, उसके अंदर में जो हृदय धोती के अंदर प्लीहा और चर्म विकार है, उनका ये लाभ बताया गया है कि वस्त्र धोती यानी वाससा का लाभ है प्लीहा और चर्म विकारों का, और वो हृदय धोती के अंतर्गत है, तो इसलिए हृदय धोती इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेरण संहिता में ये सेम बात की गई है प्रदीपिका के अकॉर्डिंग, तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी आपके लाभ कॉमन कॉमन है, कुछ खास विशेष नहीं है कहीं पर भी। एक बार आप जो है धोती को जो हमने पूरा सिलेबस करवाया है उसमें जाकर के आप पढ़ लेंगे, ताकि आपको क्लियरिटी आ जाएगी किसका क्या लाभ है या नहीं है। तो ये वर्ड आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल को ये भी बात पूछ लेते हैं, कल को एक बात और पूछी जा सकती है, जैसे हृदय धोती के 3 प्रकार है, तो इसमें दंड धोती की बात होती है। दंड में 3 प्रकार के दंड यूज करने बताए गए हैं, कौन कौन से, एक तो रंभा दंड बोला गया है, एक वेत्र दंड बोला गया है, और एक हरित दंड बोला गया है। हरित दंड, हरित दंड का मतलब रंभा बोले तो केले का डंडा, वेंत्र मतलब बेंत, और हरिदंड मतलब हल्दी का डंठल होता है, उनका प्रयोग करके कहते आप क्या कर सकते हैं, कहते दंड धोती कर सकते हैं, ऐसे बात की गई। और बाकी थोड़ी क्रियाएं हैं उनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। यहां पर टीचिंग मेथड फॉर योगिक प्रैक्टिसेस, इस पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप कॉमन सेंस का प्रश्न नहीं कह सकते, क्योंकि जो बुक में लिखा है वही आपका आंसर होना चाहिए। कहा है विच मेथड रेफर टू नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप परफॉर्मेंस विद एम्फेसिस ऑन स्किल एंड फॉर्म। कॉमन सेंस से लग सकता है कि सारे के सारे बिना कंपटीशन वाली चीजें हैं, बट बुक में ये शब्द किस विधि के लिए लिखा गया है उसका ही आपका आंसर होना चाहिए। बात कर लेते हैं पहले, मेथड कितने बताए गए, टीचिंग के मेथड कितने बताए इस पुस्तक में, 7 मेथड बताए हैं। सातों के सातों नाम आपको पहले क्लियर होना चाहिए, जैसे एक लेक्चर मेथड है, एक रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शन मेथड है, इंडिविजुअल मेथड है, ग्रुप डिस्कशन मेथड है, डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है और डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसे 7 मेथड है। बुक में आप इनके नामकरण अच्छे से चेक कर सकते हैं। आपको पूरा पूरा जो टॉपिक देखेंगे उसमें आपके सामने डिस्कस किया गया है ये पूरे सिलेबस में। तो बात की जाए इस प्रश्न के आंसर की जो बुक में लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि उसी में ये लाइन लिखी गई है। हो सकता है बाकी भी आपके नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप के हों, बट जिसमें लाइन लिखी गई है वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। मैंने पहले कहा कॉमन सेंस का ये प्रश्न
बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कॉमन सेंस नहीं ले सकते कि डेमोन्स्ट्रेशन में कहा है कि ये जो है ना डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें हम योग कर लिया हमने अच्छे से, आसन आ गए और अब उसको हम करके दिखा रहे हैं किसी को, तो वहां पर हमारा कंपटीशन नहीं है किसी से भी। हमने जितना करना था कर लिया, अब हम अपनी स्किल को शो कर रहे हैं, अपने जो स्किल है, अपनी कौशल उसको शो कर रहे हैं। तो बिना प्रतिस्पर्धा के होता है वो डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है, और नॉर्मली ये पब्लिक के सामने होते हैं। ये पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन की खासियत है। बात कीजिए अन्य विधियों की, तो यहां पर जो अलग अलग विधियां हैं उनके बारे में हमें जानना चाहिए। रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन विधि है, जैसे रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन, ये तीसरे नंबर पर जो दे रखी है। इसका मतलब है कि आपको आपके गुरुजन निर्देश देंगे कि अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार फर्स्ट राउंड, अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनहेल एक्सहेल, ऐसे ऐसे बोलेंगे। तो जैसे जैसे अपने को इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वैसे वैसे हमारा रिस्पॉन्स होगा। सर कहेंगे कि हाँ जी सांस लीजिए और सांस छोड़िए, तो वैसा ही होगा। तो इंस्ट्रक्शन जो है कहते हैं आप साथ साथ में या बाद में भी क्लास के दे सकते हैं। रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन वो विधि होती है। आगे बात करें इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड, बोले तो व्यक्तिगत तरीके से करवाना, क्योंकि योगाभ्यास पर्सनल, हर कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखता होता है, अपने अपने तरीके से इंडिविजुअल होता है। डायरेक्टेड प्रैक्टिस मेथड की बात की जाए, जो डायरेक्टेड मेथड है उसमें कहते हैं कि कुछ विधियां ऐसी होती है जो आप क्लास में नहीं सीख सकते, जैसे शीर्षासन है, मयूरासन है, उसके बारे में आपको क्लास में बता दिया, उद्यान बंद है, नौली है आदि, इन चीजों के बारे में बता दी क्लास में, पहले दिन नहीं होती, बट आपको कह दिया कि ऐसे ऐसे करना है, और आप आउट ऑफ क्लास वो चीजें करते हैं अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग। तो जब आप क्लासेस के बाहर भी अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं तो वही है डायरेक्टेड प्रैक्टिस, कि आपको डायरेक्शंस दे दिए कि ऐसे ऐसे करना है, अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो आप वो विधियां सीख जाते हैं। तो ये उसकी खासियत है नंबर 1 की। तो ऐसे सातों विधियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और सातों विधियां कौन सी है वो भी कल को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने पहले कहा कि ये कॉमन सेंस का प्रश्न नहीं है, ये आपकी बुक में कहा है, इस बुक के अकॉर्डिंग, तो बुक में ये लाइन लिखी हुई है इस विधि के लिए, तो उस विधि से ही डायरेक्ट ये प्रश्न है, उसी लाइन से प्रश्न है, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, जिसकी क्वेश्चन आईडी आपको दी हुई है 100072। यहां पर अगर हम बात करें तो आपके सामने प्रश्न दिया गया, और यह प्रश्न जो है वशिष्ठ संहिता के अनुसार है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार, वशिष्ठ संहिता में बताया गया है कि जो मिताहार है वो किन के लिए कैसा कैसा है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर मैं आपके सामने एक सूची बनाता हूं, वो बात आपको ध्यान रखनी है कि 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रह्मचारी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है सबसे पहले, ब्रह्मचर्य। उसके बाद में गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है, फिर सन्यास होता है, सन्यास आश्रम। तो आपको इसमें टेबल आनी चाहिए 8 की, जैसे 8, 8 दूनी 16 वानप्रस्थ के लिए, और 16 का आगे 16 दूनी 32, ऐसे 8, 16, 32। और ब्रह्मचर्य जो जिसका धातु आदि उचित मात्रा में है, जो जवान है उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी अच्छे से, तो उसके लिए यथा इच्छा, यथेष्ट भोजन, जितना वो खा सके उतना करें। तो ये मिताहार के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहां पर ये प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है, सन्यासी के लिए 8 ग्रास बताया गया है। सन्यासी के लिए तो ए जो है हमारा, उसके लिए क्या हो जाएगा, 8 कोर या 8 ग्रास, इतना बताया गया। वशिष्ठ संहिता ने ये बात कही है, तो ए का 4 ही हो सकता है, और ए का 4 कहां है, ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी बातें भी देख लेते हैं। वानप्रस्थियों के लिए कितना होगा, 16 ग्रास होगा वानप्रस्थियों के लिए, और सो ऑन। इसी के साथ में बाकियों की बात की जाए गृहस्थों के लिए, तो गृहस्थ जो हैं उनके लिए 32 ग्रास बताए गए हैं, और इसमें ब्रह्मचारियों के लिए यथा इच्छा, जितना वो खा सकते कहते उतना उनको खाना अलाउड है, ऐसी बात की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जो आप कमेंट में बताएंगे, या आप लोग अच्छे से पुस्तक में सर्च करेंगे कि वशिष्ठ संहिता में ये जो है मिताहार बताया गया है, मिताहार का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है, यमों के अंतर्गत या नियमों के अंतर्गत, ये आप लोगों को बताना है वशिष्ठ संहिता में किसके अंतर्गत किया गया है। ये आपका प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। यहां पर आपसे पूछा गया अपूर्व का सिद्धांत किस दर्शन का है। सबसे पहले तो अपूर्व का सिद्धांत जो है हमारे मीमांसा दर्शन का है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अपूर्व का सिद्धांत है किससे रिलेटेड, एक तरह का कर्म से संबंधित सिद्धांत है, उससे संबंधित कह सकते हैं कि अपूर्व सिद्धांत ये कहता है कि ये मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है। ये कहता है कि कोई भी कर्म आप करेंगे वो अवश्य ही कोई ना कोई फल जरूर देगा, और वो ऐसा फल होगा जो पहले से भिन्न है। ठीक है, सेम फल नहीं देगा। जैसे दो बच्चों ने एग्जाम की तैयारी की, तो दोनों को सेम रिजल्ट नहीं आने वाला कि दोनों ना तो दोनों एक साथ पास होंगे, ना ही दोनों एक साथ फेल होंगे। दोनों का रिजल्ट अलग अलग आ सकता है, कि कोई भी कर्म करेंगे आपका फल मिलेगा मिलेगा, आपने जितने भी कार्य किए हैं उनके आधार पर आपको फल मिलेगा।
कि मान लीजिए सभी बच्चों ने तैयारी की, क्या सभी का जेआरएफ हो जाएगा या सभी का नेट हो जाएगा? नहीं। तो सबका फल अलग अलग रहेगा, अपूर्व। जो आपने अपने अपने कर्म किए उनके अकॉर्डिंग हर हाल में आपको फल मिलेगा और वो अन्य अन्य रिजल्ट तरीके से मिलेगा। ये है मीमांसा का। अब हमें इन दर्शनों के ऊपर चर्चा करनी। मीमांसा जो है दर्शन, यह किनके द्वारा दिया गया है? जैमिनी द्वारा है। सांख्य दर्शन की बात करें तो कपिल द्वारा प्रेरित है, महर्षि कपिल। वैशेषिक की बात करें तो कणाद ऋषि जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता हैं। न्याय दर्शन के गौतम मुनि जो है प्रणेता हैं। इसके अलावा पतंजलि है, महर्षि पतंजलि जो पातंजल योग दर्शन की बात करते हैं। और वेदांत दर्शन है जहां पर वादरायण ऋषि जो है बात करते हैं, प्रणेता है उनके। ये आस्तिक दर्शन है। न्याय दर्शन के सिद्धांत की बात करें तो इनका सिद्धांत है असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो परमाणुवाद का सिद्धांत देते हैं, परमाणुवाद का सिद्धांत देते हैं। सांख्य दर्शन की बात की जाए तो ये सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद का बात करते हैं, सत्कार्यवाद की बात करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। चतुर्व्यूहवाद की बात की जाए, चतुर्व्यूहवाद की बात की जाए तो वो महर्षि पतंजलि यानी कि योग दर्शन की बात होती है। ऐसे आप ध्यान रखेंगे, इन चीजों को आप समझ के साथ रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बार बार आते हैं इस तरीके के, सिद्धांत कौन सा किसका है, तो इन फ्यूचर फिर आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 31 टू 40 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करें, और हमेशा ही आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, वीडियो जब भी हम अपलोड करें सारी आपके पास पहले पहुंचे, तो इसके लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे ना, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।